हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, कल से हम लोगों ने वीडियो डालना स्टार्ट करी है और ग्राम समाज और विकास की लेखपाल से संबंधित उसमें हमने पहला वीडियो डाला था राजस्व लेखपाल से संबंधित। उसकी कुछ बातें रह गई थी और कुछ उसके प्रमुख कागजात जो थे, जैसे खसरा खतौनी वगैरह की जानकारी अभी नहीं दी गई थी, तो इस वीडियो में आपको उसकी जानकारी भी दी जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कल वीडियो समाप्त होते ही एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि 2016 में कौन सा कृषि वर्ष चलेगा। जैसे कि इस समय जो कृषि वर्ष चल रहा है, तो मैंने आपको वही बताया था कौन सा चल रहा है। और अब 2016 के लिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर कई लोगों ने दिया है और उनके नाम मैं थोड़ा लेना चाहूँगा कौन कौन है। एक तो अर्पित मिश्रा जी हैं, उन्होंने सही बताया है बिल्कुल। और प्रशांत पाल हैं, अरुण हैं, वरुण हैं, और एक रजत अग्निहोत्री भी हैं। नाइस सेशन, गुड वर्क, कीप गोइंग, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और एक कॉम्पिटिटिव छोरा इस नाम से कोई है, इन्होंने लिखा है कि गुरु ही सींचे बुद्धि को उत्तम करे विचार, जिससे जीवन शिष्य का स्वयं बने उपहार। बहुत ही अच्छा लिखते हैं ये। और उसके बाद फ़खरुल हसन और नेहा हैं, इन्होंने भी आंसर दिया है। अभिषेक कुमार, रेणु यादव, प्रियांशु, पूजा वर्मा, ये हैं अभिषेक कुमार, सचिन गहिर, और बाकी कई लोगों ने इसके आंसर दिए हैं और सभी ने लगभग सही आंसर दिए, यानी कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और इस सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे अब हमें क्या क्या समझना है। तो प्रमुख कागजात की बात हो रही थी, तो आप कृषि वर्ष समझ चुके थे, गिरदावरी समझ चुके थे, और सजरा यानी गांव का नक्शा, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। अब कुछ प्रमुख कागजात जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो उसके प्रमुख कागजात देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं खसरा। खसरा नाम तो आप सभी ने सुना होगा, खसरा, खतौनी, इन सब का नाम हम सब ने सुन रखा है। लेकिन ये खसरा है क्या? ये खसरा प्रत्येक गांव के लिए बनाया जाता है और ये खेती की सीमाओं में होने वाले परिवर्तनों को नियमित रूप से दर्शाता है। इसमें क्या होता है, खेती की सीमाओं में जो भी परिवर्तन होता है, प्रत्येक वर्ष में क्या क्या परिवर्तन हुए, इन सबको नियमित रूप से दर्शाने का काम कौन करता है? खसरा करता है। अब खसरा में होता क्या क्या है? खेतों का क्षेत्रफल होगा, जोत मालिक का नाम होगा, सिंचाई के स्रोत होंगे, बोई जाने वाली फसलों का विवरण होगा। अब मैं आपको एक एक करके लिखवा भी देता हूँ ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। तो खसरा प्रत्येक, नंबर 1 पॉइंट आप देखेंगे तो खसरा प्रत्येक गांव के लिए, प्रत्येक गांव के लिए दिख रहा है आप सभी को? बच्चा करिए आदित्य जी, हाँ दिख रहा है। तो खसरा प्रत्येक गांव के लिए बनाया जाता है। खसरा प्रत्येक गांव के लिए बनाया जाता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो यह खेती की सीमाओं में होने वाले परिवर्तन को नियमित रूप से दर्शाता है। खेती की सीमाओं में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। खेती की सीमाओं में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। अगली अगर हम बात करें इसमें होता क्या क्या है, तो खेतों का क्षेत्रफल, जोत मालिक का नाम, एक एक करके समझ लीजिए। इसमें क्या क्या होता है? खेतों का क्षेत्रफल कितना है, जोत मालिक का नाम क्या है, यानी खेत जो जोत रहा है और जिसका खेत है उसके मालिक का क्या नाम है, तो जोत मालिक कहते हैं उसे, जोत मालिक का नाम। और उसमें क्या क्या होता है ये भी हम समझ लेंगे। सिंचाई के स्रोत क्या हैं, यानी आप सिंचाई कर रहे हैं तो उसके जल के नलकूप है आपके पास, नहर के द्वारा सिंचाई हो रही है, तो सिंचाई के स्रोत क्या हैं ये भी खसरा में होता है। और बोई जाने वाली फसलों का विवरण भी उसमें होता है, यानी कि सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत और बोई जाने वाली फसलों का विवरण, बोई
जाने वाली फसलों का विवरण। ये होता है खसरा में। ये तीन चीज़ें आप लोग समझ गए। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये खसरा प्रत्येक वर्ष बनता है और प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात ये रजिस्ट्रार या कानूनगो के पास जमा कर दिया जाता है। देखिए जो बात मैं बोल रहा हूँ उसे भी आप नोट करते चलिए। हो सकता है वो बात मैं यहाँ ना लिखूँ लेकिन आपको बताऊँ तो वो बात भी आप नोट करते चलेंगे। जैसे कि मैंने क्या बताया कि ये प्रत्येक वर्ष के पश्चात रजिस्ट्रार या कानूनगो के पास जमा कर दिया जाता है खसरा। अब यदि हम इसकी बात करें तो जैसे क्वेश्चन बन के कभी कभार आ जाता है कि खसरा स्वयं में क्या अधिकार अभिलेख है। अधिकार अभिलेख को कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अधिकार अभिलेख की बात आपने सुनेंगे आगे चल के जब लेखपाल में आप सभी लेखपाल बने। मेरी यही इच्छा रहेगी कि लेखपाल के बाद आप आगे भी पद के ले जाएं जिसके पद के लिए। लेकिन हाँ आप सुनिए कि खसरा स्वयं में अधिकार अभिलेख नहीं है। खसरा और खतौनी दोनों मिलकर अधिकार अभिलेख का निर्माण करते हैं। ये धारा 53 कहती है। ठीक, तो हम लोग क्या समझेंगे कि खसरा, एक चीज और समझ लिए, खसरा स्वयं एक अधिकार अभिलेख नहीं है। अधिकार अभिलेख नहीं है। यानी कि आपके पास यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभिलेख है, खसरा, नंबर 2 खतौनी, नंबर 3 खसरा और खतौनी, या नंबर 3 कोई नहीं, तो खसरा और खतौनी दोनों का सम्मिलित रूप ही रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहलाता है, यानी अधिकार अभिलेख कहलाता है। लेकिन हाँ ये अधिकार अभिलेख नहीं है लेकिन अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। क्या है? अधिकार अभिलेख की आधारशिला। कौन? खसरा। अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। अधिकार अभिलेख तो नहीं है लेकिन अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। देखिए ये खसरा खतौनी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इन्हें दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। तो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक गांव के लिए बनाया जाता है। खेती की सीमाओं में होने वाले परिवर्तन को इसमें दर्शाया जाता है। खेतों का क्षेत्रफल, जोत मालिक का नाम, सिंचाई के स्रोत और बोई जाने वाली फसलों का विवरण इसमें मिलता है। और खसरा स्वयं एक अधिकार अभिलेख नहीं है लेकिन अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। क्या? अधिकार अभिलेख की आधारशिला है खसरा। अब खसरे को हम थोड़ा सा डिटेल में और जान लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं खसरा की। इसे मैं मिटा देता हूं, आप लोग पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है कि वर्ष 2021 में खसरा के आरसी प्रपत्र संख्या 4 को संशोधित किया गया है। किसे संशोधित किया गया है? आरसी प्रपत्र 4 को। खसरा के, हिंदी में लिख लीजिए, आरसी प्रपत्र संख्या 4, या इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आरसी प्रपत्र 4 को संशोधित किया गया है। ठीक, और उसकी जगह क्या कर दिया गया है? आरसी प्रपत्र 4 का क्या कर दिया गया है? आरसी प्रपत्र 4 का। ठीक, पहले ये क्या था? अगर बात करें कि 1 जुलाई 2020 से पहले यानी फसली वर्ष 1428 से पहले क्या था? तो प्रपत्र 4 कब? 1 जुलाई 2020 से पहले क्या था? आरसी प्रपत्र 4। और 1 जुलाई 2020 के बाद 1 जुलाई 2020 के बाद ये क्या हो गया?
प्रपत्र आरसी प्रपत्र 4 का। ठीक, अब इन दोनों में अंतर क्या हुआ कि जब आरसी प्रपत्र 4 था तब इसमें कॉलमों की संख्या होती थी 21। कितने कॉलम थे? कॉलम, या इसे हम खाने लिख लो, खाने कितने थे? 21 थे। लेकिन जब इसे आरसी प्रपत्र 4 का कर दिया गया, पता है इसमें क्या किया गया है? इसके सही से रखरखाव के लिए इसे कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। और कंप्यूटरीकृत करने के बाद इसका क्या कहा गया? आरसी प्रपत्र 4 का। अब इसमें खानों या कॉलमों की संख्या कितनी है? 46, यानी 46। कितने कॉलम हैं? कॉलम की संख्या कितनी हो गई है? 46 हो गई है। इतनी बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, और इससे बाहर खसरे से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग नोट कर लीजिए कि खसरा क्या है। 1 जुलाई 2020 से पहले आरसी प्रपत्र 4 था, और 1 जुलाई 2020 के बाद प्रपत्र 4 का हो गया, और जिसमें 46 खानों हो गए। अब पुराने क्वेश्चन पे मत जाइएगा कि पहले 21 खाने ऑप्शन में आता था, अब 21 भी आएगा और 46 भी आएगा। तो आपको टिक क्या करना है? अब कॉलमों की संख्या खसरा में कितनी है? 46 है। इतनी बात आप समझ गए? चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं खतौनी क्या होता है। खसरा समझ गए होंगे तो खतौनी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए खतौनी क्या होता है, इसे भी हम पॉइंट वार समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है ये खतौनी है क्या। खतौनी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खसरा जो है, मैंने खसरा भी बताया और खतौनी बताने जा रहा हूँ। तो खसरा एक से अधिक होता है, ये ध्यान रखना, खसरा एक से अधिक होता है, लेकिन खतौनी हमेशा एक होगी। एक किसान की कितनी खतौनी होंगी? तो एक खतौनी होगी। कैसे? मान लीजिए ये कोई खेत है, किसी व्यक्ति का ये खेत है। मान लीजिए आप अपना खेत है, आप सभी किसान भाई हैं, और कुछ किसान नहीं भी होंगे तो वो खेत खरीद लें आगे चल के, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये मान लीजिए आपका खेत है अपना। अब एक खेती आपकी ये है, एक खेती यहाँ कहीं है, एक खेती यहाँ कहीं है, एक खेती बटी बटी आपकी खेती है, एक साथ नहीं है। तो इनके तो खसरा होंगे, लेकिन अगर उनकी खतौनी निकलवाई जाएगी तो इनकी खतौनी सब एक ही जगह पे आपको मिलेगी। आप कभी खतौनी निकलवाइएगा, खसरा खतौनी, तो खतौनी में क्या होगा? आपके 4 खेत होंगे, लेकिन वो एक ही जगह पे वर्णित होंगे। ये क्या कहलाएगी? खतौनी कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और ये सब क्या है? इनके क्या होंगे? खसरा होंगे। क्या होंगे? खसरा। ये क्या होगा? खसरा। ये भी क्या होगा? इनका एक एक का क्या होगा? खसरा। तो खसरा एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन खतौनी उसका सम्मिलित रूप होता है खसरे का। अब खसरा हमने पढ़ा था कि वर्ष में एक बार बनाना, हर वर्ष एक बार बनाना पड़ता है और रजिस्ट्रार कानून के पास जमा करना पड़ता है। लेकिन खतौनी में ऐसा नहीं होता है। खतौनी में प्रत्येक 6 वर्ष के बाद बनाया जाता है। कितने वर्ष के बाद बनाया जाता है? मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसे अपनी सुविधा के लिए बना लीजिएगा, खाली समझाने के लिए मैंने बना दिया था। देखिए अब पॉइंट वाइज हम लोग समझ लेंगे। भूमि का समस्त ब्यौरा इसमें विद्यमान रहता है। भूमि का समस्त ब्यौरा विद्यमान होता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट समझ गए। तो भूमि का समस्त ब्यौरा इसमें विद्यमान होगा, यानी भूमि आपकी कहीं भी हो, लेकिन उसका खतौनी क्या होगी? सिर्फ एक होगी उसकी खतौनी। अब मैंने दूसरी बात बताई, ये प्रत्येक 6 वर्ष के पश्चात बनाया जाता है, 1 वर्ष। इसका मतलब नवीनीकरण कब होगा? मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ गया कि खतौनी का नवीनीकरण कितने वर्षों बाद होता है? तो 6 वर्ष बाद होता है। लिख लीजिए, खतौनी का नवीनीकरण 6 वर्ष
बाद होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। तीसरा मैंने आपको बता ही दिया था। अब मैंने बताया था कि खसरा 1 से अधिक होता है और खतौनी 1 ही होती है। खसरा 1 से अधिक होता है और खतौनी 1 ही होती है। तीनों पॉइंट समझ गए। भूमि का समस्त ब्यौरा विद्यमान होता है, खतौनी का नवीकरण 6 वर्ष बाद होता है, खसरा 1 से अधिक होता है और खतौनी 1 ही होती है। अब मैं आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन भी छोड़ के जाऊंगा और आपको उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है। ठीक है, अब मैं एक बात और बता दूं आपको कि कॉलमों की संख्या हमने पढ़ी थी खसरा में। तो खसरा में हमने कितने कॉलम देखे थे बताइए? खसरा में हमने कॉलम 46 देखे थे, जिसकी संख्या पहले 21 हुआ करती थी, फिर कितनी हो गई 46। लेकिन यदि खतौनी की बात आए तो इसमें कॉलमों की संख्या कितनी होती है? इसमें कॉलम होते हैं 13 या 14। अगर आपके सामने ऑप्शन में 14 आता है तो आप 14 लगाएंगे, और 13 और 14 दोनों होते हैं तब भी 14 ही लगाएंगे। ठीक, तो इसमें कॉलमों की संख्या कितनी हो गई? 14। अब एक बात और, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या खतौनी उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित है या नहीं है? खतौनी उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित है या नहीं है? तो आप लोग कहेंगे है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक खतौनी ही ऐसी है जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है। बाकी खसरा भी है और बाकी कृषि वर्ष भी है, अधिकार अभिलेख भी है, लेकिन खतौनी अकेले नहीं है। ठीक, तो खतौनी क्या है? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में नहीं है। आप लोग लिख लीजिए, में वर्णित नहीं है, में वर्णित नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है। खतौनी में कितने कॉलम होते हैं? 13 या 14। तो आप लोग 14 ही मान के चलिए कि 14 कॉलम होते हैं, और खसरा में 46 कॉलम होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। रोज नामचा, आपको कल मैंने बताया भी था कि इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब प्रमुख कागजात में अगला नंबर है रोज नामचा का। तो रोज नामचा से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। रोज नामचा यानी कि डेली, यानी कि दैनिक जीवन में, यानी कि लेखपाल के पास प्रतिदिन के सरकारी विवरणों को लिखने के लिए एक डायरी होती है। लेखपाल के पास प्रतिदिन के लिखिए, लेखपाल के पास प्रतिदिन के सरकारी विवरणों को लिखने के लिए, प्रतिदिन के सरकारी विवरणों को लिखने के लिए एक डायरी होती है। ठीक है, इसी में सारा लेखा जोखा रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रोज नामचा कहते हैं। जैसे कि वो रोज खेतों में गया, रोज नामचा मतलब रोज, तो रोज खेतों में गया तो खेतों की गश्त करी, गाँवों की गश्त करी, और जैसे कि कोई जानवर मर जाता है या इंसान मर जाता है तो मृत्यु की जानकारी, कोई बीमारी लग गई है जानवरों को उसकी जानकारी, तो मानव संबंधी रोग है, पशु संबंधित रोग है,
बीमारी है, मृत्यु है, गाँव की गश्त है, खेतों की गश्त है, ये सारी जानकारी किस में होती है? रोजनामचा में होती है। ये बात मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? या लिख दूँ? आप लोग खुद लिख लीजिए, इतने होशियार हैं आप लोग, लेखपाल बनने जा रहे हैं तो इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक अगली है किसान बही। किसान बही, इसमें प्रत्येक किसानों की एक दस्तावेजी पुस्तक होती है, ये लेखपाल बनाता है। लेखपाल के द्वारा बनाई गई दस्तावेजी पुस्तक होती है। लेखपाल द्वारा तैयार की गई दस्तावेजी पुस्तक होती है कौन? किसान बही। किसान बही लेखपाल द्वारा तैयार की गई दस्तावेजी पुस्तक होती है और जो किसान के पास रहती है। ध्यान रखिएगा, ये किसान बही किसके पास रहती है? किसान के पास रहती है। और तीसरी बात, ये किसान बही किसानों को लेखपाल से प्राप्त होती है और इसका शुल्क भी होता है कुछ। ये 10 रुपये के शुल्क के साथ ये पत्रिका प्राप्त होती है। तो इसका शुल्क कितना है? 10 रुपये शुल्क के साथ प्राप्त होती है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं। इसमें क्या होता है, किसानों को अपनी पूरी भूमि की जानकारी मिल जाती है। इससे लेखपाल तैयार करता है, दस्तावेजी पुस्तक होती है, तो इसमें क्या होता है, किसानों को अपनी भूमि की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, किसानों को अपनी भूमि की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लेखपालों के पास कितने सारे दस्तावेज होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा इतना बड़ा बैग लेके घूमते हैं वो लोग साथ में, ठीक है, तो कंधे भी टाइट हो जाते हैं लोगों के। तो इसलिए काफ़ी मजबूती का काम है ये लेखपाली का काम, क्योंकि ऊपर सीधे ये खबर कौन लेता है? डीएम। और डीएम को अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन किसके द्वारा करवाता है? डीएम। तो लेखपाल के द्वारा। इसलिए लेखपाल को डीएम की बैकबोन भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहलाती है, क्योंकि वो नीचे ज़मीनी स्तर पर काम करता है लेखपाल। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में सब आ गई। अब ये हमारे महत्वपूर्ण जितने भी कागजात थे जो इम्पोर्टेंट थे वो तो पूरे हो गए। इसके साथ ही मैंने आपको अभी एक बात भी बताई, ये सब नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, लास्ट बात और है, मैंने लिखवाया नहीं है लेकिन बताया है आपको, तो आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा। मैंने बताया था अधिकार अभिलेख, अभी मैंने चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले। अधिकार अभिलेख, वैसे ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन मांगता है, लेकिन मैं चलिए कोई बात नहीं, ये लास्ट वीडियो है इस पार्ट की, तो मैं बता दे रहा हूँ। अधिकार अभिलेख दोबारा से बता दे रहा हूँ। ना खसरा को अधिकार अभिलेख कहते हैं, ना खतौनी को कहते हैं। खसरा और खतौनी के सम्मिलित रूप को अधिकार अभिलेख कहते हैं। ये धारा 53 में इसका वर्णन है। अधिकार अभिलेख धारा 53, ठीक। और उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2015 में, ठीक है। किसका? धारा 53 में क्या है कि खसरा एवं खतौनी के सम्मिलित रूप को, खसरा एवं खतौनी के सम्मिलित रूप को अधिकार अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो अब ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और हमारा जो पहला पार्ट और दूसरे पार्ट में पहला जो टॉपिक था राजस्व लेखपाल वो समाप्त हो गया है।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग ज़रूर बताइए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके द्वारा हम लोग मोटिवेट भी होते हैं। तो ठीक है। और हाँ, एक बात और, अब हो सकता है कि वीडियो बहुत थोड़ा इस समय लेखपाल का पेपर बहुत ही नज़दीक आने वाला है, तो आप सभी लोग हमारे ऑफलाइन क्लासेस चाणक्य विजन एकेडमी को ज़रूर उसे जाएं और ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे भी चाणक्य में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और वहाँ पे इससे भी ज़्यादा डीपली पढ़ाया जा रहा है आदित्य सर के द्वारा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, हम लोगों को अपना भी पढ़ना होता है, तो उतना डीप हम लोग यहाँ पे इस समय नहीं कर पाते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या है, आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस में आदित्य सर आपको पता ही है, अब आदित्य सर कुछ ने लिखा था कि आपने आदित्य सर से हमें रूबरू आदित्य सर ने मुझे कराया, तो यहाँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आदित्य सर जैसा पढ़ाना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आदित्य सर की वजह से मैं यहाँ हूँ। और हाँ, आप लोग जाइए और ज्वाइन करिए चाणक्य विजन एकेडमी। ऐसा ना हो कि 8085 बच्चों में आपका नंबर छूट जाए, तो यहाँ तो आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन हाँ, चाणक्य विजन एकेडमी जरूर ज्वाइन करें और वहाँ पे इसे बिल्कुल डीपली समझें, क्योंकि जहाँ पे आपने 2-2 3-3 लाइनें समझी है, वहाँ पे आपको बिल्कुल इसे डीपली समझने को मिलेगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए। थैंक यू।